ये कहानी 1970 के दशक की है। वो एक ऐसा दौर था जब भारत के गांव में सादगी का वास था। उस समय 1 रुपए की कीमत आज के हजारों रुपयों के बराबर हुआ करती थी। लोग कम संसाधनों में भी खुश रहना जानते थे और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन मानी जाती थी। बंसीलाल जी, क्या आपको याद है जब हमने ये काम शुरू किया था, तब हमारे पास न ये बैलगाड़ियां थीं और न ही ये अनाज के कोठार। बस एक हाथ में हल था और दूसरे में खुदा की दी हुई मेहनत। कैसे भूल सकता हूँ शिवचरण भाई। उस समय तो 1 रुपया भी जेब में होता था तो लगता था कि पूरा गांव खरीद लेंगे। आपकी ईमानदारी ही थी कि आज रामपुर का बच्चा बच्चा आपका सम्मान करता है। सम्मान कमाना आसान है बंसीलाल जी, पर उसे बनाए रखना मुश्किल। अब देखिए, हाथ पांव कांपने लगे हैं। रात को नींद कम और चिंता ज्यादा आती है। खेत की मिट्टी पुकारती है, पर अब झुककर हल चलाने की ताकत नहीं रही। भाई, कुदरत का नियम है, ढलती शाम को सूरज भी तो आराम करता है। अब आप क्यों फिक्र करते हैं? आपके तीनों बेटे राजेश, सुनील और अंकित अब जवान हैं। तीनों की भुजाओं में दम है। दम तो है बंसीलाल जी, पर क्या उनके पास वो दृष्टि है? राजेश बड़ा है, मेहनती है, पर थोड़ा हठी है। सुनील मंझला है, जुगाड़ू है, पर कभी-कभी जल्दबाजी कर जाता है। और अंकित, वो सबसे छोटा है, शांत रहता है, पर उसकी सादगी मुझे कभी-कभी सोच में डाल देती है। तो क्या आप संपत्ति के बंटवारे की सोच रहे हैं? हाँ, पर सिर्फ जमीन बांटने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा ये अनाज का व्यापार, जो मैंने अपनी साख इज्जत पर खड़ा किया है, उसे वही संभाले जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, जो संकट में भी रास्ता निकाल सके। पर भाई, आप ये परखेंगे कैसे? क्या आप उनसे हिसाब किताब करवाएंगे? नहीं बंसीलाल जी, हिसाब तो मुनीम रखते हैं, मालिक तो समाधान रखता है। मैंने एक छोटी सी परीक्षा सोची है। आप बस उन तीनों को फौरन खेत से यहां बुला लाइए। उनसे कहिए कि उनके पिता आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले हैं। ठीक है शिवचरण भाई, मैं अभी जाकर उन्हें लाता हूँ। आपकी यह परीक्षा गांव के इतिहास में याद रखी जाएगी। बंसीलाल जी लठ उठाते हैं और गोदाम की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद बंसीलाल जी तीनों भाइयों को लेकर आते हैं। बेटा, इस पुराने कमरे को देख रहे हो? ये पूरी तरह खाली है। मैं तुम तीनों को 10-10 रुपए देता हूं। इन पैसों से तुम्हें कोई ऐसी चीज लानी है जिससे ये पूरा कमरा भर जाए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? पिताजी, इतने कम पैसों में ऐसी क्या चीज आएगी? यही तुम्हारी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि कम पैसों में तुम अपना दिमाग कैसे लगाते हो। सुनील बाजार की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक किसान दिखता है जो अपने खेत की पराली का ढेर हटाने की कोशिश कर रहा है। अरे काका, राम राम। ये खेत की पराली का क्या करोगे? राम राम बेटा। अरे कुछ नहीं, खेत साफ करना है, इसे कहीं दूर फेंकने जा रहा हूं। मेरे किसी काम की नहीं है। काका, अगर मैं इसे खरीद लूं तो क्या आप मेरे घर तक पहुंचा दोगे? अरे बेटा, ये तो कचरा है, इसके पैसे क्यों देते हो? पर मेरे पास गाड़ी नहीं है, मजदूर लगाने पड़ेंगे घर तक ले जाने के लिए। काका, ये 10 रुपए रखिए। इसमें से आप मजदूरों का भाड़ा निकाल लेना और पराली मेरे घर के पीछे वाले कमरे में भर देना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मैं अभी मजदूर बुलाकर सारा कमरा भरवा देता हूँ। शिवचरण और बंसीलाल कमरे के बाहर खड़े हैं। तभी राजेश रुई से भरी गाड़ी लेकर पहुंचता है। पिताजी, रुई हल्की होती है और बहुत जगह घेरती है। मुझे यकीन है मैं ही जीतूंगा। तभी सुनील भी वहां आता है। कमरे का दरवाजा खुला है और अंदर ऊपर तक पराली भरी हुई है। सुनील बेटा, तुम तो पूरी पराली ले आए, पर बेटा ये तो कमरे को ऊपर तक भरने में थोड़ी कम रह गई है। पिताजी, मैंने पूरे 10 रुपए खर्च करके मजदूर लगवाए और ये पराली भरी। मुझे लगा पराली से ही कमरा भर सकता है। बेटा सुनील, तुमने कोशिश अच्छी की, पर राजेश की रुई तुम्हारी पराली से ज्यादा जगह घेर रही है। देखा पिताजी, अब तो मानिए कि मैं ही सबसे होशियार हूँ।
शाम के धुंधलके में जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप चुका था, अंकित शांत कदमों से घर के आंगन में दाखिल हुआ। उसके खाली हाथ देखकर राजेश और सुनील अपनी जीत पक्की मान चुके थे और व्यंग्य करने लगे। अरे वाह, हमारा छोटा भाई तो खाली हाथ लौट आया। क्यों अंकित, बाजार की चकाचौंध में पिताजी के 10 रुपए गवा आए क्या? देखो, मेरी रूई ने तो आधे से ज्यादा कमरा घेर लिया है। और मेरी पराली ने भी अपना काम कर दिया है भाई। अंकित, लगता है तुमने हार मान ली है। पिताजी, अब इंतजार किस बात का, फैसला सुना दीजिए। अंकित बेटा, क्या तुम कुछ नहीं लाए? क्या तुम अपनी परीक्षा भूल गए थे? पिताजी, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं दुआएं और समाधान लेकर आया हूँ। जब मैं बाजार जा रहा था तो मुझे एक बूढ़ा बाबा भूख से तड़पता दिखा। मैंने 3 रुपए उसे खाना खिलाने में लगा दिए। आगे बढ़ा तो एक बेसहारा माँ ठंड से कांप रही थी। उसे 6 रुपए का कंबल दिला दिया। अब मेरे पास मात्र 1 रुपया बचा था। क्या तुमने 9 रुपए दान कर दिए? पागलपन है ये। 1 रुपए में तुम क्या करोगे? भैया, इंसानियत से बड़ा कोई निवेश नहीं होता। और पिताजी, जो शर्त आपने रखी थी उसे मैं इसी 1 रुपए से पूरा करूंगा। अंकित धीरे से उस अंधेरे और बदबूदार मिट्टी के कमरे के अंदर कदम रखता है। बाहर सब संशय में खड़े थे। तभी कमरे की दरारों से एक सुनहरी किरण बाहर आती है और देखते ही देखते पूरा कमरा जगमगा उठता है। पिताजी, अब अंदर आइए। जैसे ही शिवचरण और मुनीम बंसीलाल अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां रुई और पराली के ढेर से कमरे में घुटन और गंदगी थी, वहीं अंकित ने उस 1 रुपए की मोमबत्ती और माचिस जलाकर पूरे कमरे को प्रकाश से भर दिया था। पिताजी, रुई और पराली ने सिर्फ जगह घेरी थी, पर रोशनी ने इस कमरे के कण कण को अपना बना लिया है। अब यहाँ न अंधेरा है और न ही कचरा। मैंने आपकी शर्त के अनुसार इस पूरे घर को उजाले से भर दिया है। शाबाश मेरे लाल, जहां तुम्हारे भाइयों ने सिर्फ वस्तु खरीदी, तुमने विवेक का परिचय दिया। जो इंसान खुद के फायदे से पहले दूसरों के आंसू पोंछना जानता है और कम साधनों में उजाला फैला सकता है, वही इस घर की साख और मेरे व्यापार की गद्दी का असली वारिस है। शिवचरण भाई, आज इस छोटे ने हमें सिखा दिया कि असली अमीरी तिजोरी में नहीं बल्कि रोशन ख्यालों में होती है। राजेश और सुनील का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई को कंधे पर उठा लिया। उस रात रामपुर गांव का वो साधारण सा मिट्टी का कमरा किसी महल से भी ज्यादा चमक रहा था। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कार्टून कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आप हमारे चैनल पर अहम भूमिका निभाते हैं। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।